Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video, we are going to discuss about the Second Carnatic War, और you may say in हिंदी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, टाइम पीरियड इसका 1749 से 1754 तक का है। देखिए, जब हम पिछले वीडियो में प्रथम कर्नाटक युद्ध को पढ़ रहे थे, वहीं पे मैंने बताया था कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध हुए और किस किस के बीच हुए? तो ब्रिटिशर्स के बीच और फ्रांसीसियों के बीच, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच कर्नाटक युद्ध हुए। कहां हुए? तो दक्षिण भारत में हुए। और दक्षिण भारत में कहां हुए? तो इसका लोकेशन दक्षिण भारत में ये है। यही कर्नाटक उस समय का था। ध्यान रखिएगा, यूरोपियंस ने कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को कहा था कर्नाटक। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक युद्धों का जो लोकेशन है वो यही है। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि कर्नाटक तो इधर है। देखिए, आज का कर्नाटक इधर है। आज का कर्नाटक है मालाबार तट की तरफ। उस समय का कर्नाटक था कोरोमंडल तट की तरफ। यूरोपियंस ने कोरोमंडल तट और उसके अंदरूनी भागों को कहा था कर्नाटक। तो कर्नाटक युद्धों का जो लोकेशन है वो यही था। ठीक है ना? तो 3 कर्नाटक युद्ध इस क्षेत्र में लड़े गए थे। ठीक है, 3 कर्नाटक युद्ध इस क्षेत्र में लड़े गए ब्रिटेन और फ्रांस के बीच। पहला युद्ध 1746 से 48 के बीच में हुआ। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1749 से 1754 तक, और तीसरा युद्ध होगा 1756 से लेकर 1763 तक, और फाइनली इसमें विजय हो जाएगी अंग्रेजों की। ये मैं जब नेक्स्ट वीडियो में तीसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा। जब पिछला कर्नाटक युद्ध मैंने पढ़ाया था, प्रथम कर्नाटक युद्ध, वहां पे मैंने सब कुछ क्लियर किया था कि 4 प्रमुख यूरोपीय कंपनियां व्यापार के इरादे से समुद्री मार्ग से भारत पहुंचती हैं। कौन कौन सी कंपनियां थी? तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पोर्टुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। ठीक है, उसके बाद डच तो पहले ही आ जाते हैं, कंपनी उनकी बाद में बनती है। उसके बाद डच आते हैं, डचों के बाद ब्रिटिशर्स आते हैं भारत में, और ब्रिटिशर्स के बाद कौन आता है? तो फ्रांसीसी आते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं भारत में, और दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो डच आते हैं। तो जब डच पहुंचेंगे तो वो पुर्तगालियों की शक्ति को भारत में छिन्न भिन्न कर देंगे। फिर उसके बाद जब ब्रिटिशर्स पहुंचेंगे तो वो डचों की शक्ति को भारत में छिन्न भिन्न कर देंगे। ठीक है, तो पुर्तगाली भी खत्म हो गए एक तरह से भारत में, और डच भी खत्म हो गए, कमजोर हो गए। अब बच कौन गया? ब्रिटिशर्स बचे, और जो सबसे लास्ट में प्रमुख यूरोपीय देश आता है वो कौन है? फ्रांस है। तो अब यही दोनों देश बच गए। तो देखिए, इन 4 प्रमुख देशों में से भारत में व्यापार के लिए जो 2 मजबूत शक्तियां बची, वो कौन कौन बची? फ्रांसीसी शक्ति और ब्रिटिश शक्ति। तो अब दोनों भारत में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहां पर लड़ाई लड़ेंगे, अपने वजूद को बचाने के लिए यहां युद्ध लड़ेंगे, और उसी युद्ध को मैंने बताया था कि कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध क्या है? कर्नाटक युद्ध ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच भारत में अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी, अपने वजूद को बचाने की लड़ाई थी। अब सवाल ये उठता है कि कर्नाटक युद्धों का लोकेशन यही क्यों था, ये कर्नाटक? ठीक है, तो इसलिए था क्योंकि देखिए, यहीं पर पहले से अंग्रेज बैठे हुए थे मद्रास में। यहां पे मद्रास में पहले से अंग्रेज बैठे हुए थे। यहां पे मद्रास है, और मद्रास में अंग्रेज बैठे हुए हैं। और यहां पे है पौंडीचेरी। ठीक है, ये पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों ने अपना हेडक्वार्टर्स बना रखा है। यहीं पे फ्रांसीसियों ने, यहां पे फ्रांस बैठा हुआ है। तो देखिए, ये मद्रास और पौंडीचेरी दोनों आसपास पड़ते हैं। तो पौंडीचेरी को ही फ्रांसीसियों ने अपना क्या बनाया था? हेडक्वार्टर्स बनाया था, और इसीलिए यहां पर ही दोनों कंपनियां भिड़ती हैं, क्योंकि पहले से मद्रास में ऑलरेडी अंग्रेज बैठे हुए हैं, और पौंडीचेरी में आकर फ्रांसीसी अपना बनाते हैं हेडक्वार्टर्स। नेचुरली ये दोनों कर्नाटक के क्षेत्र में ही पड़ रहे हैं, और दोनों क्षेत्र मद्रास और पौंडीचेरी,
और ये दोनों क्षेत्र बहुत पास पास हैं, तो यहीं पे दोनों भिड़ेंगे, इसीलिए ये लोकेशन था कर्नाटक युद्धों का। अब हम देखिए पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में सेकेंड कर्नाटक वॉर। सेकेंड कर्नाटक वॉर, तो सेकेंड कर्नाटक वॉर में हम 3 चीजों पे गौर करेंगे। अंबूर का युद्ध, त्रिचिनोपल्ली का घेरा और आरकोट का घेरा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के इर्द गिर्द इस युद्ध की चर्चा होगी। देखिए पिछला युद्ध जो था, जो प्रथम युद्ध था, उसको जाना जाता है सेंट थॉमे या बैटल ऑफ अड्यार के नाम से, क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का वो प्रमुख युद्ध था। ठीक है, और इसमें एक प्रमुख युद्ध होगा सेकेंड कर्नाटक वॉर में, वो होगा अंबूर का युद्ध। इसलिए कहीं कहीं पूछ दिया जाता है कि सेकेंड कर्नाटक वॉर को और किस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे अंबूर के युद्ध से। हालांकि सेकेंड कर्नाटक वॉर का एक पार्ट है, हिस्सा है अंबूर का युद्ध, ठीक है, लेकिन सेकेंड कर्नाटक वॉर इस युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। अब देखिए, अगर हम सेकेंड कर्नाटक युद्ध की बात करें तो इसके रीजन को देखेंगे, कारणों को देखेंगे। देखिए प्रथम युद्ध का कारण क्या था, ध्यान रखिएगा, प्रथम युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया में वॉर ऑफ सक्सेशन। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मैंने बताया था, उसके कारणों का जो ओरिजिन था, जो संबंध था, वो किससे जुड़ा हुआ था, कहां से जुड़ा हुआ था, उसका ओरिजिन कहां था, तो वो ओरिजिन था यूरोप में, क्योंकि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हुआ यूरोप में और उसके कारण आपस में कई यूरोपीय शक्तियां भिड़ी। वहां पर यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन भी भिड़े आपस में, और उसका असर भारत में हुआ। तो जब वो यूरोप में भिड़े तो वो भारत में भी भिड़ गए। ठीक है, लेकिन जब दूसरे युद्ध का कारण देखेंगे तो दूसरे युद्ध का कारण भारत में ही मौजूद है। ध्यान रखिएगा, 3 कर्नाटक युद्ध मैंने बताया था पहले ही वीडियो में, जब प्रथम युद्ध पढ़ा रहा था, कि 3 कर्नाटक युद्ध हुए, जिसमें प्रथम और तृतीय कर्नाटक युद्ध का जो ओरिजिन है, जो कारण है, वो देश से बाहर मौजूद है, भारत से बाहर मौजूद है। ठीक है, आप देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जब यूरोप में होता है उसके कारण भारत में होता है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो होगा वो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 7 इयर्स वॉर छिड़ता है, उसके कारण भारत में होता है। लेकिन ये जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है, यही एक युद्ध ऐसा है 3 कर्नाटक युद्धों में जिसके कारण भारत में मौजूद है, और वो कारण क्या है उसी पर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, हमने बताया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो फ्रांसीसी रहे थे उन्होंने डोमिनेट किया था अंग्रेजों पर। ठीक है, उन्होंने इस मद्रास को अंग्रेजों से छीन लिया था प्रथम कर्नाटक युद्ध में। ध्यान रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध में डुप्ले के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना ने मद्रास छीन लिया था अंग्रेजों से, और यहां तक कि एक बहुत छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने इस कर्नाटक में जो अनवरुद्दीन है, जो नवाब था, उसकी एक बहुत बड़ी सेना को भी हरा दिया था। पहला अंग्रेजों से मद्रास छीना था उन्होंने प्रथम कर्नाटक युद्ध में, फ्रांसीसियों ने डुप्ले के नेतृत्व में। और डुप्ले कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर था, मैंने बताया था। और दूसरी बात यह हुई थी कि कर्नाटक की एक बड़ी सेना को डुप्ले की छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने बुरी तरह हरा दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था उसमें मद्रास जीता था अंग्रेजों से, किसने, डुप्ले ने, जो यहां पे फ्रांसीसी गवर्नर है। पौंडीचेरी हेडक्वार्टर्स था फ्रांसीसियों का। ठीक है, मद्रास जीता, लेकिन चूंकि मद्रास इस कर्नाटक के क्षेत्र में आता था और इस पे अधिकार किसका था, कर्नाटक के नवाब का। ठीक है, यहां पे कर्नाटक का नवाब कौन था उस समय, तो नवाब था अनवरुद्दीन। तो देखिए, जब डुप्ले मद्रास जीतने के लिए जा रहा है तो ये अनवरुद्दीन से कहता है कि आप हस्तक्षेप मत कीजिएगा, क्योंकि
कर्नाटक के ही क्षेत्र में, अनवरुद्दीन के ही क्षेत्र में मद्रास आता है और ये मद्रास पे हमला करने जा रहा था। तो इसने कहा कि देखिए यहाँ पे अंग्रेज बैठे हुए हैं, मुझे मद्रास चाहिए नहीं, सिर्फ मुझे एक चुनौती देना है अंग्रेजों को, उनको हराना है, मेरा मकसद यही है और ये मद्रास मैं जीत के आपको दे दूंगा। ठीक है, इसलिए आप हस्तक्षेप मत कीजिएगा। अनवरुद्दीन चुपचाप बैठा रहा। डुप्ले ने मद्रास जीता भी और फिर अनवरुद्दीन को मद्रास लौटाने से मना कर दिया, अपने वादे से मुकर गया। इसलिए अनवरुद्दीन की सेना और फिर डुप्ले की सेना में युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में डुप्ले की फ्रांसीसी सेना ने अनवरुद्दीन की सेना को बुरी तरह हराया। बहुत छोटी सी सेना थी इसकी सेना बड़ी थी। अपने बेटों को भेजा था, महफूज खान की एक सेना थी। ठीक है, महफूज खान उसका नेतृत्व कर रहा था, इसका बेटा। और उसी युद्ध को कहा जाता है सेंट थॉमे का युद्ध या अड्यार का युद्ध। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थॉमे या अड्यार के युद्ध से ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर देखिए डुप्ले का पूरा डोमिनेंस आपको दिखाई देगा प्रथम कर्नाटक युद्ध में, और इसलिए डुप्ले जो है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है। लेकिन आप इसका बैड लक कहिए कि मद्रास जीतने के बाद भी क्या हुआ कि मद्रास अंग्रेजों को लौटाना पड़ता है डुप्ले को। क्यों? क्योंकि देखिए यूरोप में ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकार की समस्या जो है तब तक खत्म हो चुकी है 1748 तक, और फिर वहां एक एक्स-ला-शापेल की संधि होती है और एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत ये ब्रिटेन और फ्रांस में ये सहमति बनती है कि मद्रास जो है फ्रांसीसी जो है मद्रास लौटा देंगे अंग्रेजों को। ठीक है ना, एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत होता है और उसमें उसके तहत एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत डुप्ले को मद्रास लौटाना पड़ता है अंग्रेजों को। तो इसलिए डुप्ले जो था इसका कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था, लेकिन इसकी बदकिस्मती थी कि मद्रास लौटाना पड़ा अंग्रेजों को। तो इसलिए थोड़ा दुखी भी है और ये चाहता है कि किसी तरह से अपने महत्वाकांक्षा को और परवान चढ़ाया जाए, और इसलिए चाह रहा है कि किसी तरह से, ठीक है ना, किसी तरह से कोई मौका मिले जिससे फिर अंग्रेजों से इसकी भिड़ंत हो। तो अंग्रेज भी यही चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्स-ला-शापेल की संधि के तहत फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास लौटा तो दिया, लेकिन इससे अंग्रेज डिमोरलाइज फील कर रहे हैं और ये भी बदला लेना चाहते हैं। तो दोनों को मौका कब मिलेगा? तो मौका तब मिलेगा जब भारत में कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्र में उत्तराधिकार की समस्या शुरू होगी। तो देखिए यहां पर जो कारण था, अगर सेकेंड कर्नाटक युद्ध के कारण को देखा जाए तो कारण में आप देखें उत्तराधिकार की समस्या। कहां पर? तो एक तो हैदराबाद, देखिए हैदराबाद, और एक है कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक है और ये हैदराबाद है, ध्यान रखिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब मुगलों की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाती है तो कई क्षेत्रीय शक्तियां स्वतंत्र व्यवहार करने लगती हैं। ठीक है, जैसे बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक, ये सब अपने आप को स्वतंत्र समझने लगती हैं। ठीक है, तो इसी में से ये एक हैदराबाद है और ये है कर्नाटक। ठीक है, ये कर्नाटक है। एक तरह से देखिए तो उस समय ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक, ये हैदराबाद के ही अधीन था। तो जिस तरह से हैदराबाद अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा था मुगलों से, वैसे ही ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है वो अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा था हैदराबाद से। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए कि एक तरह से ये जो कर्नाटक का क्षेत्र है ये हैदराबाद के ही अधीन था, भले ही कर्नाटक अपने आप को स्वतंत्र समझने लगा था। अब यहां पर देखिए उत्तराधिकार की समस्या हैदराबाद और कर्नाटक में शुरू हो गया। ठीक है, यही कारण था सेकेंड कर्नाटक
युद्ध का। और देखिए यहाँ पर कैसे शुरू हुआ उत्तराधिकार की समस्या। तो देखिए यहाँ पर हैदराबाद में उस समय हेड कौन होता था हैदराबाद का, तो जैसे बंगाल में कर्नाटक में नवाब होते थे, हैदराबाद का निज़ाम होता था। तो यहाँ पे निज़ामुल मुल्क, जिसने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, निज़ामुल मुल्क। तो निज़ामुल मुल्क की मृत्यु हो जाएगी। इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 1748 में। देखिए हैदराबाद के निज़ामुल मुल्क की हत्या हो जाएगी। ये कौन है? निज़ाम है। ये कौन है? निज़ामुल मुल्क। ये निज़ाम है। निज़ाम है कहाँ का? तो हैदराबाद का। इसकी मृत्यु हो जाएगी 1748 में और फिर यहीं से उत्तराधिकार की समस्या शुरू हो जाएगी। तो देखिए जब मृत्यु होगी तो यहाँ 3 दावेदार होंगे, ठीक है। कौन कौन? एक हो जाएगा यहाँ पे निज़ामुल मुल्क का बेटा है नासिर जंग, यही नवाब बनता है, ये बनता है निज़ाम बनता है। इसके बाद उसके बाद इसको चैलेंज कर रहा है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग नासिर जंग को चैलेंज कर रहा है, ठीक है। नासिर जंग को चैलेंज कर रहा है। ये बेटा है निज़ामुल मुल्क का। मुजफ्फर जंग जो है ये नासिर जंग का नेफ्यू है, भतीजा है, ठीक है। और इसका जो है ग्रांड सन है, ठीक है। निज़ामुल मुल्क का ग्रांड सन कहा जाता है कि निज़ामुल मुल्क की बेटी का ये बेटा था। तो नासिर जंग बन जाता है निज़ामुल मुल्क की मृत्यु के बाद यहाँ का नवाब। इसको चैलेंज कर रहा है मुजफ्फर जंग। और एक और व्यक्ति है सलाबत जंग, जो कि इसका भाई है। कहीं कहीं चाचा भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन अभी ये सीन में नहीं है, बाद में इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। सलाबत जंग। तो यहाँ मुख्य रूप से 2 दावेदार यहाँ पे है। नासिर जंग यहाँ पे बन गया है नवाब और उसकी यानी निज़ाम बन गया है हैदराबाद में, और उसको चैलेंज कर रहा है मुजफ्फर जंग। कह रहा है कि नहीं भाई, मेरा दावा है यहाँ पर हैदराबाद में, मैं निज़ाम बनूंगा। तो यहाँ पर देखिए हैदराबाद में उत्तराधिकार की समस्या शुरू हो गई। ठीक इसी तरह कर्नाटक में देखेंगे तो कर्नाटक में आपने प्रथम युद्ध में पढ़ा कि यहाँ पर नवाब अनवरुद्दीन था। तो अनवरुद्दीन 1743 में यहाँ का नवाब बन गया था। तो अनवरुद्दीन ये नवाब है। लेकिन एक और क्लेमेंट आ जाता है, एक और दावेदार यहां पे आ जाता है। कौन? चांदा साहब। ये है दामाद है किसका भाई? पूर्व नवाब दोस्त अली कर्नाटक का पूर्व नवाब था, उसका दामाद था चांदा साहब। तो अब देखिए दोनों जगह उत्तराधिकार की समस्या हो गई है। हैदराबाद में जो हैदराबाद का फाउंडर था निज़ामुल मुल्क और पहला निज़ाम भी था, उसकी मृत्यु होती है 1748 में और फिर उसका बेटा बनता है नासिर जंग, हैदराबाद का निज़ाम। लेकिन इसको चैलेंज कर रहा है मुजफ्फर जंग। कहता है कि नहीं जी, निज़ाम मैं बनूंगा, ठीक है। एक और नासिर जंग का भाई है सलाबत जंग, ठीक है। ये अभी सीन में नहीं है, इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। नासिर जंग निज़ामुल मुल्क का बेटा है, जबकि ग्रांड सन है निज़ामुल मुल्क की बेटी का बेटा है मुजफ्फर जंग। तो ये कहता है कि नासिर जंग की जगह मैं बनूंगा निज़ाम हैदराबाद का। तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या था कर्नाटक में? अनवरुद्दीन ऑलरेडी ये नवाब है, लेकिन इसको चैलेंज कर रहा है चांदा साहब। कह रहा है कि नहीं जी, मैं पूर्व नवाब दोस्त अली का दामाद हूँ, इसलिए मुझे बनना चाहिए कर्नाटक का नवाब। तो दोनों जगह देखिए जब उत्तराधिकार की समस्या शुरू हो गई तो अंग्रेजों को और फ्रांसीसियों को मौका मिल गया कि अब वो इसमें हस्तक्षेप करें और इनके थ्रू ये आपस में भिड़कर क्या करें, अपना वजूद बढ़ाने की कोशिश करें भारत में। तो अब अपने मकसद में सफल होने के लिए सबसे पहले अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करेंगे, इन दोनों जगहों पर अपना अपना समर्थित गुट तैयार करेंगे और
इसी क्रम में आप देखेंगे कि नासिर जंग को समर्थन देंगे अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, और मुजफ्फर जंग को समर्थन देंगे फ्रेंच यानी फ्रांसीसी। बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स एंड एफ स्टैंड्स फॉर फ्रांसीसी। उसी तरह से कर्नाटक में अनवरुद्दीन को समर्थन देंगे कौन? अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स, और चांदा साहब को समर्थन देंगे अपना फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर हैदराबाद में नासिर जंग को ब्रिटिशर समर्थन दे रहे हैं, जबकि मुजफ्फर जंग को यहां पर फ्रांसीसी समर्थन दे रहे हैं। अनवरुद्दीन को यहां पर कर्नाटक में ब्रिटिशर समर्थन दे रहे हैं, जबकि चांदा साहब को फ्रांसीसी अपना समर्थन यहां पर दे रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि दो गुट यहां तैयार हो गया, दो गुट तैयार हो गया। एक गुट में कौन है भाई? तो एक गुट में यहां पर देख लीजिए दो गुट तैयार होता है। एक गुट में है डुप्ले, देखिए यहां पर एक गुट में है डुप्ले, ये डुप्ले, और हैदराबाद से मुजफ्फर जंग, और फिर चांदा साहब, ये एक गुट में आ गए। चांदा साहब, तो एक ये गुट तैयार हो जाता है। ठीक है, डुप्ले यानी कि फ्रांसीसी, देखिए एक ये गुट तैयार हो गया। एक और गुट तैयार होगा जिसमें रहेंगे अंग्रेज, देखिए यहां पर एक और गुट होगा जिसमें रहेंगे अंग्रेज, और अंग्रेजों के बाद देखिए यहां से नासिर जंग, और नासिर जंग, और फिर यहां से अनवरुद्दीन कर्नाटक से अनवरुद्दीन। तो देखिए ये दो गुट तैयार कर लिया दोनों ने। ठीक है, देखिए यहां पर एक गुट डुप्ले यानी कि फ्रांसीसी, यहां पर एफ लिख लीजिए, यहां पर एफ लिख लीजिए, यहां पर एफ फ्रांसीसी, डुप्ले यानी कि एफ फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब। एक गुट में है अंग्रेज, नासिर जंग और अनवरुद्दीन। तो इस तरह से दो गुट तैयार हो गए, इन्होंने अपने अपने ग्रुप तैयार कर लिए। अब देखिए सबसे पहले ये मुजफ्फर जंग डुप्ले के पास जाता है और कहता है कि भाई आप नासिर जंग को हटाने में हमारी मदद कीजिए, नासिर जंग को हटाकर मैं बनूंगा निजाम कहाँ का? हैदराबाद का। तो डुप्ले कहेगा मुजफ्फर जंग से, देखिए भाई मैं हाँ आपकी मदद करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहले आप कर्नाटक में हमारी मदद कीजिए, और कर्नाटक में चांदा साहब को नवाब बनाने में हमें आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, तो मुजफ्फर जंग कहेगा कि भाई ठीक है। तो अब ये जो तीनों हैं, डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, ये तीनों क्या करेंगे? ये तीनों मिलकर अनवरुद्दीन को हरा देंगे। किस लड़ाई में? अंबूर के युद्ध में। 1749 में अंबूर का युद्ध होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, 1700 वेल्लोर के नजदीक ये युद्ध होता है 1749 में, और वेल्लोर के नजदीक ये युद्ध होगा अंबूर का युद्ध, जिसमें डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब ये मिलके अनवरुद्दीन को हरा देंगे। देखिए ये चांदा साहब को ही सपोर्ट कर रहे हैं कौन? फ्रांसीसी यानी कि डुप्ले, हरा देंगे और इसमें अनवरुद्दीन को मार डाला जाएगा। अनवरुद्दीन हो गया खत्म। यहां पर अनवरुद्दीन खत्म हो जाएगा और चांदा साहब अब बन जाएंगे यहां पर नवाब, चांदा साहब बन जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपने समझा? डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब, यानी फ्रांसीसी, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब। मुजफ्फर जंग कहाँ का है? हैदराबाद का है। ये तीनों मिलते हैं और अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को हरा देते हैं और उसको मार डालते हैं, और इसके बाद चांदा साहब नवाब बन जाते हैं कर्नाटक के। तो यहां पर एक काम हो गया, चांदा साहब की दावेदारी को फ्रांसीसियों ने समर्थन दे दिया और चांदा साहब अब नवाब बन चुके हैं कर्नाटक के। लेकिन अभी यहां चांदा साहब की
कि मुश्किलें खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसका एक बेटा भी है अनवरुद्दीन का। युद्ध में हारेगा, लेकिन ये इसका एक बेटा है, सन है, और वो सन कौन है भाई? तो इसका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ये मोहम्मद अली भाग जाएगा त्रिचिनोपल्ली। ध्यान दीजिएगा, त्रिचिनोपल्ली भाग जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, ये यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर एक मैप बना दूं और आरकोट, और यहां पे हो जाएगा त्रिचिनोपल्ली। ठीक है, त्रिचिनोपल्ली यहां पे मैंने लिख दिया। तो ये आरकोट कर्नाटक की राजधानी थी, यहां से ये भाग जाता है मोहम्मद अली त्रिचिनोपल्ली। आरकोट से त्रिचिनोपल्ली पहुंच जाएगा और भाग के वहां के दुर्ग में ये छुपा रहेगा। तो यहां पर देखिए, चांदा साहब नवाब तो बन गए, लेकिन चूंकि अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली अभी जिंदा है, इसलिए इनके लिए मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि ये दावेदारी अभी ठोकेगा कर्नाटक के नवाबशिप के लिए, और है भी इसका जेन्युइन है, क्योंकि ये बेटा है तो कहेगा कि भाई मैं बनूंगा। इसलिए अभी चांदा साहब और फ्रांसीसी चाह रहे हैं कि मोहम्मद अली को खत्म कर दिया जाए, ताकि पूरी तरह से जो है चांदा साहब का यहां पर दावेदारी जो है वो क्लियर हो जाए, मतलब और कोई दावेदार नहीं रहे, वो नवाब बने रहे चांदा साहब। तो चलिए, यहां तक की बात हो गई। अब इधर क्या होगा? देखिए, यहां पर फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स यहां पर समर्थन कर रहे हैं हैदराबाद में। तो जब ये समर्थन कर रहे हैं तो इन दोनों में भी तो टसल होगा, इन दोनों में भी तो टसल होगा, और जब टसल होगा, इसी टसल में नासिर जंग की मौत हो जाएगी। ये आपस में भिड़ेंगे, फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिशर्स, तो यहां पर नासिर जंग की मृत्यु हो जाएगी इसी चक्कर में। तो नासिर जंग मारा जाएगा, और अब मुजफ्फर जंग यहां पे बन जाएगा निजाम। निजाम बन जाएगा, और जब मुजफ्फर जंग निजाम बनेगा तो तमाम तरह से फ्रांसीसियों को समृद्ध करेगा, बहुत सारे क्षेत्र देगा। हाँ, जिसमें आप देखिए कि इधर का भी क्षेत्र था, ये आपको नॉर्दर्न सरकार का क्षेत्र था, आज का जो ये नॉर्दर्न सरकार का क्षेत्र है, तो इसमें से भी कुछ जिले ये देगा फ्रांसीसियों को। कौन? मुजफ्फर जंग। ठीक है, उसके अलावा कृष्णा नदी, ये कृष्णा नदी होगा, यहां से कृष्णा नदी होगा, तो कृष्णा नदी से दक्षिण का जो क्षेत्र होगा, कृष्णा नदी से दक्षिण के क्षेत्र पर जितने भी मुगल टेरिटरीज हैं, ये हैदराबाद कहेगा डुप्ले को, हैदराबाद कहेगा, यानी मुजफ्फर जंग कहेगा डुप्ले को कि आप इन तमाम क्षेत्रों के हेड होते हैं, गवर्नर होते हैं। तमाम जो मुगल टेरिटरीज हैं कृष्णा नदी के दक्षिण में, हाँ, उसके आप गवर्नर बनाए जाते हैं, डुप्ले को कहेगा। तो यहां पर देखिए, ये उत्तरी सरकार के भी कुछ जिले मिल गए। और आपको उत्तरी सरकार के बारे में जानकारी ना हो तो मैं आपको बताऊं कि ये मैंने बताया, अगर आप ये देखें तो ये कोरोमंडल मालाबार तट है, और ये जो है ये कोरोमंडल तट है, और इसके ऊपर जो जाएगा ना तो ये है उत्तरी सरकार, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार। तो उत्तरी सरकार का क्षेत्र भी हैदराबाद के क्षेत्र में ही आते थे। उत्तरी सरकार के कुछ क्षेत्र जो है वो हैदराबाद के कंट्रोल में, नियंत्रण में थे। तो जब मुजफ्फर जंग यहाँ पे बन जाता है निजाम, नासिर जंग के मरने के बाद, तो एक तो ये कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण के क्षेत्र पे कहेगा डुप्ले को कि मुगलों की जो भी टेरिटरी है कृष्णा नदी के दक्षिण में, उसके आप गवर्नर बनाए जाते हैं। और कुछ जिले फ्रांसीसियों को इधर उत्तरी सरकार के क्षेत्र में भी मिलेगा, उत्तरी सरकार के क्षेत्र में। तो उत्तरी सरकार का भी कुछ क्षेत्र मिल गया, और यहां पर मुजफ्फर जंग अब निजाम बन गया। अब देखिए यहां पर स्थिति क्या है, यहां पर फ्रांसीसियों का, देखिए फ्रांसीसियों का ही रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भी है, और फ्रांसीसियों का रिप्रेजेंटेटिव यहां पर भी अभी स्थिति बन गई है, यानी कि यहां भी अभी फ्रांस का डोमिनेशन चल रहा है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में तो डोमिनेशन चला ही था, मद्रास को
फ्रांसीसियों ने जीत लिया, कर्नाटक की सेना को हरा दिया प्रथम कर्नाटक युद्ध में, तो डोमिनेंस था पूरा। और यहां भी अगर आप देखें तो अभी तक की स्थिति में फ्रांसीसियों के जो भी समर्थित शासक हैं वो यहां पर मौजूद हैं कर्नाटक में और हैदराबाद में। तो अभी की स्थिति जो है वो ड्रॉ वाली स्थिति है। अब देखिए क्या हो रहा है यहां पर कि यहां पर है सलाबत जंग और यहां पे है मुजफ्फर जंग। होता क्या है कि जब मुजफ्फर जंग निजाम बनता है तो डुप्ले का एक सहयोगी है, उसका नाम है बूसी। बूसी, तो बूसी को, बूसी नाम है, अंग्रेज, इसको आप कहिए डिफेंस ऑफिशियल है, सेना का व्यक्ति है। इसको हैदराबाद में रख दिया जाता है यहां पर, ठीक है, हैदराबाद में इसको रखा जाता है आर्मी के साथ, ताकि ये क्या करे कि नजर रखे मुजफ्फर जंग पर। फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं, देखिए बूसी को इन्होंने बैठा दिया, किस व्यक्ति को बैठा दिया, बूसी को बैठा दिया कहां पर, इसको बैठा दिया हैदराबाद में। बूसी को बैठा दिया कहां पे, हैदराबाद में। ये बूसी है जो कि एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर है या सेना का एक अधिकारी है, उसको ये बैठा देते हैं कहां पे, हैदराबाद में। और हैदराबाद में किसके साथ, आर्मी के साथ। तो आर्मी का हेड, आर्मी के साथ बूसी को हैदराबाद में बैठा दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये नजर रखेगा मुजफ्फर जंग पर, और इसको ये निर्देश भी है कि अगर मुजफ्फर जंग हमारे अनुसार काम नहीं करे तो इसको रास्ते से हटाओ, ठीक है। तो देखिए यहां भी क्या होता है कि जब बूसी को ऐसा महसूस होता है, ऐसा कहा जाता है, इसमें सच्चाई कितनी है नोबडी नोज, बट ऐसा कहा जाता है कि बूसी से इसकी अनबन हो जाती है और बाद में चाहे कॉन्स्पिरेसी के तहत या किसी और चीज के तहत इसकी भी हत्या कर दी जाती है। इसकी भी हत्या हो जाएगी, इसकी भी हत्या हो जाएगी। तो अब ये भी खत्म, नासिर जंग खत्म, मुजफ्फर जंग खत्म। तो अब जो नेक्स्ट निजाम है वो होगा सलाबत जंग। सलाबत जंग अब निजाम बन जाएगा, जो कि हैदराबाद के नवाब का बेटा ही है, यानी कि नासिर जंग का ये भाई है कहा जाता है, कहीं कहीं ये भी होता है कहा जाता है चाचा है। तो अब फाइनली जो निजाम बनेगा वो सलाबत जंग बन जाएगा यहाँ पर, कहाँ पे, हैदराबाद में। और ये भी तमाम तरह से फ्रांसीसियों को समृद्ध करेगा, बहुत सारे क्षेत्र देगा और तमाम तरह से उनको समृद्ध करेगा। तो सलाबत जंग अब यहाँ पर बन गया फाइनली, कौन, सलाबत जंग बन जाता है निजाम कहाँ का, हैदराबाद का, ठीक है। तो यहाँ पर हैदराबाद में सलाबत जंग बन गया। लेकिन अभी कर्नाटक का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। कर्नाटक में मोहम्मद अली कहाँ बैठा हुआ है, त्रिचिनोपल्ली में बैठा हुआ है। यहाँ पर त्रिचिनोपल्ली, इसके ऊपर आरकोट है जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो अब देखिए त्रिचिनोपल्ली में क्या होगा, यहाँ पर घेरा, इसी को कहते हैं घेरा त्रिचिनोपल्ली का, इसको पढ़ना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा, इस त्रिचिनोपल्ली में मोहम्मद अली के समर्थन में अंग्रेज बैठे हुए हैं, ठीक है। मोहम्मद अली के समर्थन के लिए यहां पर अंग्रेज हैं त्रिचिनोपल्ली में, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज जो हैं यानी ब्रिटिशर्स अनवरुद्दीन को समर्थन दे रहे थे। तो चूंकि ये भाग गया है त्रिचिनोपल्ली, और चांदा साहब और फ्रांसीसियों को डर है कि अभी ये जब तक जिंदा है तब तक चांदा साहब की दावेदारी पुख्ता नहीं है। नवाब तो ये बन गए हैं कर्नाटक के, लेकिन कभी भी ये दावा थोड़े अपना छोड़ेगा, जब भी मौका मिलेगा ये इनको दबोचने की कोशिश करेगा। तो अब जब अनवरुद्दीन के हारने के बाद अंबूर के युद्ध में जब मोहम्मद अली भाग के बैठता है त्रिचिनोपल्ली में, तो त्रिचिनोपल्ली में यहां पर अंग्रेज उसके समर्थन के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। किसके समर्थन के लिए, मोहम्मद अली के समर्थन के लिए। और इससे युद्ध के लिए चांदा साहब अपनी सेना लेके त्रिचिनोपल्ली में बैठे हुए हैं, यानी त्रिचिनोपल्ली का घेरा इसको बोलते हैं, जहां पे सीज ऑफ त्रिचिनोपल्ली। त्रिचिनोपल्ली में किसको घेरा गया था, तो अनवरुद्दीन जो कर्नाटक का नवाब था, हाँ, उसका बेटा भागा था मोहम्मद अली, कहां पे, त्रिचिनोपल्ली में। तो वहां पे त्रिचिनोपल्ली का घेरा डाला गया था किसके द्वारा, चांदा साहब और फ्रांसीसियों के द्वारा, जो कि
मोहम्मद अली को खत्म करना चाहते थे और यहीं पे त्रिचिनोपल्ली में मोहम्मद अली के समर्थन के लिए अंग्रेजों ने अपना भी घेरा डाला हुआ है। इसी को कहते हैं घेरा त्रिचिनोपल्ली या सीज ऑफ त्रिचिनोपल्ली। तो हमने दो चीजें देख ली, युद्ध अंबूर का युद्ध जिसमें अनवरुद्दीन को मार गिराया गया था और उसके बाद मोहम्मद अली त्रिचिनोपल्ली भागा था। तो त्रिचिनोपल्ली का घेरा यहाँ पर डला हुआ है। अब क्या होगा, मोहम्मद अली तो बैठा हुआ है त्रिचिनोपल्ली में और यहीं पर अंग्रेज उसका समर्थन कर रहे हैं और फ्रांसीसी और चांदा साहब अपने सेना को लेकर यहां बैठे हुए हैं। अब देखिए क्या होगा। उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो था सॉन्डर्स। अंग्रेजों का जो गवर्नर है सॉन्डर्स, ध्यान रखिएगा यहां पे मैं लिख रहा हूं सॉन्डर्स। सॉन्डर्स जो है वो अंग्रेज गवर्नर है, सॉन्डर्स। ये अंग्रेज गवर्नर है उस समय। सॉन्डर्स जो है अंग्रेज गवर्नर है। तो देख रहा है कि त्रिचिनोपल्ली का जो घेरा है वहां पे फ्रांसीसी और चांदा साहब वो वहां पे अपनी पूरी ताकत के साथ ये घेरा डाले बैठे हैं। हालांकि अंग्रेज भी मोहम्मद अली के समर्थन के लिए सेना लेकर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन इनको लगता है कि भाई अगर पूरी की पूरी ताकत चांदा साहब की यहां लगी रहेगी तब तो मोहम्मद अली को बचाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा अंग्रेजों को लग रहा है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि सॉन्डर्स को एक व्यक्ति मिलेगा। ठीक है, कौन है व्यक्ति भाई? एक क्लर्क है जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। एक व्यक्ति मिलता है रॉबर्ट क्लाइव। सॉन्डर्स को एक व्यक्ति मिलेगा, कौन? सॉन्डर्स को एक व्यक्ति मिलेगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यही रॉबर्ट क्लाइव बाद में जाकर गवर्नर भी बनेगा। एक क्लर्क है रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव सलाह देता है किसको? सॉन्डर्स को, अंग्रेज गवर्नर को, कि हम क्यों ना ऐसा करें कि यहां पर तो पूरी त्रिचिनोपल्ली में घेरा डाले बैठी हुई है फ्रांसीसी सेना और चांदा साहब, तो वैसे तो यहां पर फ्रांसीसियों को पटकनी देना और मोहम्मद अली को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। पूरी ताकत लगा दी है इस घेरे में, तो क्या किया जाए? तो यही रॉबर्ट क्लाइव सलाह देता है सॉन्डर्स को कि क्यों ना ऐसा करें कि हम एक हमला कर दें इस आरकोट पे, कर्नाटक की राजधानी आरकोट पे हम हमला कर दें। इस आरकोट पे अगर हम हमला कर देते हैं तो क्या होगा कि त्रिचिनोपल्ली में जो चांदा साहब और फ्रांसीसी सेना बैठे हुए हैं अपने कुछ सेना को भेज देंगे, कहां पे? आरकोट डाइवर्ट करेंगे, जिससे त्रिचिनोपल्ली का घेरा जो है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिचिनोपल्ली का जो घेरा है कमजोर हो जाएगा और हमारा काम जो है आसान हो जाएगा। ये सलाह दिया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। बहुत खुश हुआ ये सॉन्डर्स, बोला कि वाह, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब आप ये क्लर्की छोड़ो और जल्दी से आप सेनापति बन जाओ और ये काम अब आप ही करो। अब इसको सेना की कमान दे दी जाती है, रॉबर्ट क्लाइव को दे दी जाती है सेना की कमान। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा? इसके नेतृत्व में एक सेना कर्नाटक की राजधानी त्रिचिनोपल्ली पे घेरा पड़ा हुआ है जहां पे मोहम्मद अली छुपा हुआ है। अब रॉबर्ट क्लाइव एक सेना लेकर, अंग्रेजी सेना, आरकोट पे हमला कर देगा। जब आरकोट पे हमला होगा, हाँ, तो भगदड़ मच जाएगी। जो चांदा साहब और फ्रांसीसी त्रिचिनोपल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, यहां पर मोहम्मद अली को घेर कर बैठे हुए हैं, तो यहां पे भगदड़ मच जाएगा। करीब भाई आरकोट पे हमला हो गया, वहां कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई सेना नायक नहीं है जो संभाल सके अंग्रेजों को। तब क्या होगा कि फ्रांसीसी और चांदा साहब अपने कुछ सैनिकों को यहां से डाइवर्ट करेंगे आरकोट डाइवर्ट करेंगे। ठीक है, तब तक इधर से अंग्रेजों की एक और सेना पहुंच जाएगी क्लाइव के हेल्प के लिए आरकोट में, और अंग्रेजों की एक और सेना पहुंच जाएगी आरकोट में, और फिर यहां पर आरकोट पर कब्जा कर लिया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। और इसी को कहा गया आरकोट का घेरा।
क्लाइव लगभग 53 दिनों तक कहा जाता है भूखे प्यासे आरकोट का घेरा डाले रहा। तो क्लाइव का यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया, यहां पर आरकोट पे कब्जा हो गया। क्यों कब्जा हुआ? क्योंकि यहां पर जो पूरी ताकत के साथ चांदा साहब और फ्रांसीसियों की सेना त्रिचुनोपल्ली को घेर के बैठी हुई थी, उसमें से कुछ सेना डाइवर्ट की गई, क्योंकि आरकोट पे, कर्नाटक की राजधानी पे हमला हो गया। वहां कोई ऐसा सेना नायक नहीं था जो इसकी रक्षा कर सके, इसलिए चांदा साहब और फ्रांसीसियों ने जल्दी से एक सेना को डाइवर्ट किया आरकोट की तरफ। लेकिन तब तक इधर से आरकोट पे भी कब्जा हुआ और उसके बाद आरकोट के इस घेरे ने चांदा साहब की सेना को संभलने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, इधर त्रिचुनोपल्ली से चांदा साहब ने जैसे ही सेना की एक टुकड़ी को डाइवर्ट किया, यहां पर भी त्रिचुनोपल्ली का जो घेरा था कमजोर पड़ गया। फ्रांसीसी सेना यहां से डाइवर्ट हुई, फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी यहां से डाइवर्ट हुई और यहां पे जैसे ही त्रिचुनोपल्ली का घेरा कमजोर पड़ा, मोहम्मद अली को भी अंग्रेजों ने बचा लिया। और फिर यहां पर आप देखेंगे कि कई दौर के युद्ध होते हैं अंग्रेजों और चांदा साहब की सेना के बीच और फाइनली चांदा साहब को मार दिया जाता है। फाइनली चांदा साहब की मृत्यु हो जाएगी और चांदा साहब खत्म हो जाएंगे। और जब चांदा साहब खत्म हो जाएंगे तो एक ही दावेदार यहां पे बच जाएगा कर्नाटक के नवाब के रूप में। कौन? पूर्व नवाब जो अनवरुद्दीन था, उसका बेटा मोहम्मद अली। और अब इसको अंग्रेज क्या करेंगे? नवाब बना देंगे। नवाब बना देंगे कहां का? कर्नाटक का। कर्नाटक का। तो इस तरह से आप देखिए कि यहां पर एक तरफ फ्रांसीसियों का कैंडिडेट हैदराबाद में सलावत जंग के रूप में, निजाम के रूप में बैठा हुआ है, तो एक तरफ कर्नाटक में अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव कर्नाटक के नवाब के रूप में बैठा हुआ है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, ठीक है, और यहां पर सलावत जंग फाइनली, और यहां पर मोहम्मद अली बैठ गया, मोहम्मद अली। तो इस तरह से आप देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक क्लर्क था, उसकी सलाह पर गवर्नर सॉन्डर्स ने काम किया। हाँ, अंग्रेज गवर्नर सॉन्डर्स ने काम किया, इसको सेनापति बना दिया और इसी की सलाह पे आरकोट पर हमला किया गया अंग्रेजों के द्वारा, जिससे त्रिचुनोपल्ली से चांदा साहब की सेना को डाइवर्ट होने के लिए, सेना की एक टुकड़ी को डाइवर्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे त्रिचुनोपल्ली का घेरा कमजोर पड़ा और वहां से मोहम्मद अली को बचा लिया गया। उधर आरकोट पे भी कब्जा हुआ और इस दौर में अंग्रेजों और चांदा साहब की सेना, फ्रांसीसियों की सेना के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें कि चांदा साहब खत्म हुए और मोहम्मद अली यहां पर नवाब बन गया। ठीक है, कर्नाटक का। तो देखिए ये जो युद्ध था सेकंड कर्नाटक युद्ध, बाद में ये पौंडीचेरी की संधि के साथ 1755 में खत्म होगा और इसमें यह कहा जाएगा कि दोनों ब्रिटेन, बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटेन, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रांस, दोनों के बीच ये सहमति बन जाएगी कि अब ये सिर्फ यहाँ व्यापार करेंगे और देसी रियासतें जो है, भारतीय जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, इनके इंटरनल मैटर्स में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इसको अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए इस युद्ध का रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है, देखिए कर्नाटक पे एक तरह से इनडायरेक्टली नियंत्रण किसका हो गया? ब्रिटिशर्स का। बी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिशर्स। उसी तरह से क्योंकि कर्नाटक में ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद अली नवाब के रूप में बैठा हुआ है, उसी तरह से इनडायरेक्टली हैदराबाद पे किसका नियंत्रण हो गया? फ्रांसीसियों का, क्योंकि इनडायरेक्टली सलाबत जंग यहाँ पे हैदराबाद के निजाम के रूप में बैठा हुआ है। ठीक है, और सलाबत जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है? फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा देखिए इस युद्ध के बाद डुप्ले पर फ्रांसीसी सरकार ने यह आरोप लगाया कि भाई आप लगातार युद्ध में लीन हैं, युद्ध में संघर्षरत हैं, जिससे आर्थिक रूप से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा है और इस नुकसान को हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए आप वापस आइए। डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है। ठीक है, तो डुप्ले के लिए एक आघात भी था ये। ठीक है, सेकंड कर्नाटक वार डुप्ले के लिए बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि डुप्ले जिन महत्वाकांक्षाओं को लेकर कर्नाटक युद्ध में आगे बढ़ रहा था, उसकी महत्वाकांक्षाओं को एक झटका लगता है। कब? जब डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार वापस बुला लेती है, क्योंकि इस पे फाइनेंस, इसकी वजह से कहा गया कि फाइनेंशियल लॉस हुआ है।
ठीक है ना। तो डुप्ले को वापस बुला लिया गया और डुप्ले की जगह पर एक नया व्यक्ति फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है, गोडेहू, न्यू गवर्नर। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और गोडेहू ही आएगा और फिर आकर यहाँ के अंग्रेज अधिकारियों से बातचीत करेगा और बातचीत करके पौंडीचेरी की संधि करेगा 1755 में। देखिए युद्ध तो 1754 तक चला है, लेकिन गोडेहू आएगा और पौंडीचेरी की संधि करेगा 1755 में। और इस पौंडीचेरी की संधि के तहत ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच एक सहमति बन जाएगी कि अब वो सिर्फ अपना व्यापार करेंगे भारत में, और वो देसी रियासतों के मामले में वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ, और यू मे से इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स, कि अब वो देसी रियासतों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ व्यापार करेंगे, राजनीतिक मामलों में बेसिकली हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये रिजल्ट रहा युद्ध का कि कर्नाटक पे अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण हो गया, हैदराबाद पे अप्रत्यक्ष रूप से फ्रांसीसी बैठ गए। हाँ, डुप्ले वापस चला गया। क्यों वापस गया? तो फाइनेंशियल लॉस का आरोप लगाया गया था इस पर, क्योंकि लगातार ये युद्धरत था, भारत में लगातार युद्ध कर रहा था। उसके बाद डुप्ले की जगह कौन गवर्नर बन के आता है? गोडेहू। और फ्रांसीसियों की तरफ से पौंडीचेरी की संधि कौन करता है? तो यही गोडेहू करेगा, और इसी पौंडीचेरी की संधि के साथ सेकेंड कर्नाटक वॉर का अंत हो जाएगा। इसी पौंडीचेरी की संधि के साथ, इसके साथ वॉर एंड। ठीक है, इस पौंडीचेरी की संधि के साथ ये जो वॉर है वो एंड हो जाएगा। वॉर एंड, एंडेड कर दीजिए आप, एंडेड, वॉर एंडेड, वॉर एंडेड, वॉर खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से यहां से जो सवाल बनेगा कि कारण क्या था, पहला कि कारण क्या था सेकेंड कर्नाटक वॉर का, तो उत्तराधिकार की समस्या हैदराबाद और कर्नाटक में, हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार की समस्या को लेके ही ये युद्ध शुरू हुआ था। युद्ध का टाइम पीरियड 1749 से 1754। ठीक है, युद्ध का एंड कैसे हुआ? तो पौंडीचेरी की संधि के साथ। ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी की संधि में फ्रांस की तरफ से संधि के लिए गवर्नर कौन था? तो गोडेहू। ठीक है, डुप्ले वापस चला गया था। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। संधि में और क्या क्या चीजें थी? तो युद्ध का अंत हो जाएगा, और ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों ने ये तय किया कि अब वो व्यापार करेंगे, एंड दे विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स, और यू मे से इन द पॉलिटिकल मैटर्स ऑफ इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें आपके लिए क्लियर है। 3 चीजों को ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर। अंबूर के युद्ध के रूप में सेकंड कर्नाटक वॉर को किस युद्ध के रूप में जाना जाता है? तो अंबूर के युद्ध के रूप में। हालांकि अंबूर का युद्ध एक पार्ट है, लेकिन अंबूर के युद्ध के रूप में ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंबूर के युद्ध के रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सेकंड कर्नाटक वॉर। उसके बाद त्रिचिनोपल्ली का घेरा और ऑरकोट का घेरा, इन दोनों को आपको याद रखना है। दोनों मैंने बता दिया है। ऑरकोट जो थी वो कर्नाटक की राजधानी थी। लोकेशन क्या था? लोकेशन मैंने बता दिया कर्नाटक का। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया कि सेकंड कर्नाटक वॉर की घटनाएं क्या क्या हुई, इसका रिजल्ट क्या क्या हुआ। तो यहां तक आपने देख लिया। इस तरह से हमारा ये वीडियो खत्म होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड और फाइनल कर्नाटक वॉर की। तो आप लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।